बच्चों हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है अब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग हो रही है बच्चों नास्ट इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बच्चों कई बार मैंने देखो आपको सेल जब पढ़ाया था सेल, तो मैंने आपसे बोला था कि आमतौर पे जो नॉर्मली होता है वो क्या होता है। नॉर्मली होता है एनोड ऑक्सीडाइज होता है, कैथोड रिड्यूस होता है। नॉर्मल ये है, एनोड ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड रिड्यूस होगा। ठीक है, एनोड ऑक्सीडाइज क्यों होता है? क्योंकि जो एनोड होता है वो रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड रिड्यूस होता है। यहाँ पे अक्सर पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल दोगे तो क्या होगा। अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल दोगे ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल दोगे ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइज कौन होने लगेगा? कैथोड ऑक्सीडाइज होने लगेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको नॉर्मल सिलेबस में बताई है कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ आप ग्रेटर देन एक्सटर्नल ईएमएफ डाल दोगे ग्रेटर देन द वोल्टेज ऑफ द सेल, सेल का जो ईएमएफ है उससे ज़्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज आपने डाल दी तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, आपका कैथोड ऑक्सीडाइज होने लगेगा और एनोड आपका रिड्यूस होने लगेगा। तो ये बहुत काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी शुरू करते हैं नास्ट इक्वेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो नास्ट इक्वेशन में बनता है वो है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन रॉड, कैलकुलेट द पोटेंशियल of iron rod in which the concentration of Fe2 positive ions is equal to 0.01 molarity। और गिवन है बच्चों आपको E डिग्री बार Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आयरन का -0.45 वोल्ट। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा है जिसमें आप देख पा रहे हो कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन रॉड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन रॉड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, जहां पे Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 मोलैरिटी, और रिडक्शन पोटेंशियल दिया आपको आयरन का। तो ये बच्चों क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन दरअसल आपका नास्ट इक्वेशन पे बेस्ड है, केस 1, जिसमें हम नास्ट इक्वेशन बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। इसमें देखो आयरन के रॉड का पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, नास्ट इक्वेशन लगेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो सबसे पहले हमें Fe2 पॉजिटिव का रिडक्शन करना होगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। इसके बाद मैं नास्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। तो E Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe इज इक्वल टू E डिग्री बार Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe माइनस 0.059 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग में क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में Fe कंसंट्रेशन ऑफ Fe अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। E डिग्री बार कितना दिया आपको? -0.45, ये आपको E डिग्री बार दे रखा है। -0.059 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए? Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। लॉग Fe मेटल का कंसंट्रेशन कितना होता है 1, और Fe2 पॉजिटिव कितना दे रखा है 0.01। 0.01 को आप चाहो तो इसी बार में 10⁻² ले लो या 0.01 लिख लो एक बार, बस अगले स्टेप में सेटल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -0.45 -0.059 अपॉन 2 लॉग 1/10⁻²। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर लाके 10⁻² बना सकते हो और 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, -0.45 -0.059 अपॉन 2, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 10⁻² ऊपर आके 10⁻² प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2 आगे आ गया इंटू लॉग 10। लॉग 10 को आप हटा दोगे अगले स्टेप में 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, लॉग 10 हट जाएगा, दिस माइनस दिस, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चों इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, अगला सवाल हमारा सेल पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और सेल पोटेंशियल का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ काफ़ी बार देखो, अब ऐसा नहीं है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, या मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ कि जो टीचर्स आपको इस तरीके का बोलते हैं ना, यही सवाल आएगा, उन पे फिर थोड़ा हमें डाउट होता है। ठीक है, और ये पेपर के बाद आप लोगों को बहुत से टीचरों पे डाउट होना चाहिए जिन्होंने आपसे बोला कि यही आएगा, यही आते हैं, यही आता है,
तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कहना। अब बात करते हैं नास्ट इक्वेशन। अब नास्ट इक्वेशन का बच्चों ना मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सवाल समझा दिया। अब वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हो, जिंक का इलेक्ट्रोड हो, आयरन का इलेक्ट्रोड हो, किसी का इलेक्ट्रोड हो, तो सिंगल इलेक्ट्रोड का सवाल आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल आएगा, ठीक है। हमने थोड़ा रिसर्च करी, देखा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है या इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम बनती है, मुझे सेल पोटेंशियल का सवाल ज़्यादा प्रोबेबल लगता है, ठीक है। अब वो सेल वाला आयरन का क्वेश्चन आए, जिंक का क्वेश्चन आए, कॉपर का क्वेश्चन आए, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, है ना। तो मैं एक सवाल सिखा दे रहा हूँ, सेल पोटेंशियल आप निकालना सीख जाओगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। कैलकुलेट ई सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल या ई सेल। बच्चों ई सेल निकालना है। सेल क्या है? आयरन स्लैश Fe2 पॉजिटिव 0.01 मोलैरिटी, सॉल्ट-रिच H पॉजिटिव 1 मोलैरिटी स्लैश H2, और E नॉट कितना है मेरा? E नॉट सेल दिया हुआ है 0.44 वोल्ट। यह है बच्चों, तो यह है मेरा क्वेश्चन जो कि आधारित है बच्चों सेल पोटेंशियल पे। नास्ट इक्वेशन लगेगी सेल पोटेंशियल वाली। ये देखो सभी स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बच्चों आज तक जो आपको टेक्निक सिखाई है, जिस तरीके से सिखाया, मैं उसी पैटर्न में आज भी जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन। बच्चों जैसे कि आपको पता होना चाहिए, इधर ध्यान से सुनोगे आप लोग सब बच्चे, ए बी सी पैटर्न कई बार रिपीट किया है मैंने। एनोड कौन है यहाँ पे? आयरन, ये ब्रिज है सॉल्ट ब्रिज, और ये आपका कैथोड है। कैथोड कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, SHE कहते हैं जिसको, ठीक है। एनोड आयरन का है, कैथोड हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, SHE बोल सकते हो या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। तो सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है? Fe आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों? कैथोड पे ट्वाइस H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H2 बनाएगा। अब आप इनको ऐड कर लो, आपने ऐड कर लिया तो ये बन गया Fe प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव, Fe प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस H2। क्लियर है बच्चों ये बात? आपने सेल रिएक्शन बना ली। ये एनोड की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कर लिया, कैथोड का रिडक्शन कर दिया। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा ट्वाइस क्यों ले लिया? बच्चों ट्वाइस इसलिए लिया कि बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, और मैं 1 से भी बैलेंस कर सकता था, लेकिन फिर मुझे इलेक्ट्रॉन भी काटने हैं तो ट्वाइस पे मुझे तब भी करना पड़ता, तो मैंने रिएक्शन बना ली। ई नॉट सेल मुझे दिया हुआ है, तो सीधे नास्ट इक्वेशन लगाने का समय आ चुका है। नास्ट इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। क्या कहता है बच्चों नास्ट इक्वेशन? नास्ट इक्वेशन कहता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Fe2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का प्रेशर होगा, तो P ऑफ H2 अपॉन रिएक्टेंट्स में कौन है? आयरन का कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूंगा। ई नॉट सेल कितना दिया है मुझे? सीधा दिया है 0.44, मैंने प्लेस कर दिया। माइनस 0.059 अपॉन एन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने थे जो कैंसिल हुए? 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव की जगह क्या रखूंगा? 0.01 रख दूंगा। H2 का प्रेशर कितना दिया है? नहीं दिया है, या दिया होगा मैंने लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में, 1 बार दिया होगा, नहीं दिया होगा तब भी 1 रखना है, 1 बार। Fe का कंसंट्रेशन, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है बच्चों। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन वो भी 1 दे रखा है, तो ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई। सीधे 10 टू द पावर -2 है, -2 आगे आ जाएगा, सब लॉग 10 हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा सेटल कर ही देता हूँ। 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये हमने बचा के चले हैं हम, 2 अभी तक सॉल्व नहीं किया हमने, और ये बन गया आपका फाइनली लॉग 10 टू द पावर -2। क्लियर है? इसके बाद छोड़ देते हैं, -2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सवाल और ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड सा ले रहा हूं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड है। अगला सवाल,
थोड़ा तेज लिखना होगा बच्चों आप लोगों ने। अगला सवाल भी यही है, कैलकुलेट ईएमएफ, कैलकुलेट ई सेल। सेल का पोटेंशियल निकालना है आपने। इस बार जो सेल दिया है वो है एल्यूमिनियम स्लैश एल्यूमिनियम 3+, ब्रैकेट में लिखा है 0.001 मोलैरिटी, सॉल्ट ब्रिज Ni2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखा है 0.1 मोलैरिटी स्लैश Ni। ये अपना सेल हो गया। अपने को कुछ पोटेंशियल्स भी दिए हैं, पोटेंशियल्स दिए हैं ई डिग्री बार Al3 पॉजिटिव स्लैश Al, ये दिया है -1.66 वोल्ट। इसी प्रकार ई डिग्री बार Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni, ये दिया है -0.25 वोल्ट। ठीक है, ऐसा कोई डेंजरस सा सवाल नहीं है बच्चों, बस ये है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू है, 2-2 वाली बैलेंसिंग नहीं है, तो थोड़ा सा बस वो आपने थोड़ा माइंड रखना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ नहीं है, लास्ट इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। चलते हैं, शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहला टारगेट इस बार अपने को ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, जो कि नहीं दिया है। ई नॉट सेल क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड कौन है अपना? एनोड ब्रिज कैथोड। कैथोड कौन है? निकल, Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni माइनस ई डिग्री बार Al3 पॉजिटिव स्लैश Al। निकल की वैल्यू दी है -0.25 माइनस 1.66, कितना हो जा रहा है बच्चों ये टोटल? प्लस 1. अच्छा, प्लस माइनस 1.41 वोल्ट, प्लस 1.41 वोल्ट बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का साइन आ जाएगा। और वैसे भी 99% केसेस में आपको पता है कि ई नॉट सेल पॉजिटिव ही आता है। वैसे तो 100% केसेस में कह सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक सवाल मिल जाता है, इसमें नेगेटिव भी आता है। तो ये बच्चों ई नॉट सेल आ गया अपना। अब रिएक्शन बनाऊंगा। सबसे पहले एनोड की बात कर लेता हूं मैं। एनोड कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर बना रहा है Al3 पॉजिटिव, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। कैथोड कौन है बच्चों? कैथोड बाद वाला होता है निकल। निकल क्या कर रहा है? देखो ये मैं बोल रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, लिखा है एल्यूमिनियम Al3+ बना रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। Ni2+ Ni बना रहा है, रिड्यूस हो रहा है। Ni2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक किया और Ni बना दिया। अब क्या करना होगा मुझे? इलेक्ट्रॉन काटने होंगे। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, उसे 2 से इंटू करो। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ना बच्चों, से 3 से इंटू करो, ताकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाए। अब इक्वेशन बन के आएगी 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ Ni2 पॉजिटिव गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ निकल। क्लियर है बच्चों? दिस इज द सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अपने को ई नॉट सेल मिल चुका है जो चाहिए था अपने को सेल रिएक्शन मिल चुका है। अब लगाएंगे नास्ट इक्वेशन। तो इस तरफ चल रहा हूं मैं बोर्ड के दूसरे हिस्से में, और नास्ट इक्वेशन अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। नास्ट इक्वेशन कहता है बच्चों कि ई सेल निकालना है, तो अपने को चाहिए ई नॉट सेल, इसीलिए हमने इसको निकाला है -0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में कौन है? Al3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन की पावर 2, निकल का कंसंट्रेशन की पावर 3, और क्या है रिएक्टेंट्स में कौन है? Al का कंसंट्रेशन का पार्ट 2 और Ni2 पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर 3। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। ई नॉट सेल कितना निकाला बच्चों आप लोगों ने? प्लस 1.41 आया, इसको प्लेस कर देते हैं। -0.059 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां पे ध्यान रखना है 6 होंगे जो कैंसिल हुए हैं, 6 होंगे बच्चों। ठीक है, लॉग Al कितना दिया आपको? कहांगे? Al 0.001 का स्क्वायर करना है। निकल तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। एल्यूमिनियम 1 का स्क्वायर फिर 1 ही होगा। निकल कितना दिया है? 0.1 का क्यूब। अब मुझे लगता नहीं कि आपको इसके आगे बताने की जरूरत पड़ेगी। 10 की पावर्स का खेल है ये। न्यूमेरिकल सबसे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, 10 की पावर वाले सबसे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स। गेम ये 0.01 0.01 नहीं होना है इस बार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा log 2 log 3 का गेम है, इसके ऊपर का log नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों
ये हो गया अपना लास्ट इक्वेशन के 2 सवाल। एक सवाल मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें डेल्टा जी और केसी कैसे निकालते हैं वो बता दूं। हालांकि केसी में हम फंसेंगे, लॉग में तो हम लॉग केसी तक निकालेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे उसको। आप लोग भी वहीं तक निकाल पाओगे, इसके आगे नहीं निकाल पाओगे। या केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग, वो नंबर लिख के आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो हो सकता है इस साल आपसे लॉग केसी पूछा जाए रादर देन केसी। जिस न्यूमेरिकल में आपको एंटी लॉग की जरूरत पड़े उसमें तो एंटी लॉग उन्हें देना पड़ जाएगा ना। चलते हैं अगले सवाल में। देखो सभी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट डेल आर जी डिग्री बार एंड के सी। ध्यान से सुनोगे सभी स्टूडेंट्स। कैलकुलेट डेल आर जी डिग्री बार एंड के सी, ठीक है। रिएक्शन दे रखा है CD2 पॉजिटिव प्लस Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस CD। पोटेंशियल्स भी दिए हैं, E डिग्री बार CD2 पॉजिटिव स्लैश CD माइनस 0.403 वोल्ट। दूसरा E डिग्री बार Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.763 वोल्ट। ये आपको सेल रिएक्शन दे रखी है। आपसे डेल आर जी डिग्री बार पूछा और केसी पूछा है बच्चों। देखो, चाहे डेल आर जी डिग्री बार हो चाहे केसी हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को कि दोनों ही चीजें निकालने के लिए अपने को ई नॉट सेल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ई नॉट सेल की। तो पहला टारगेट होगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे? देखो, आसान सी बात है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड है, जो रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड है। जिंक का Zn2 पॉजिटिव बनना, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना इज ऑक्सीडेशन यानी एनोड। तो ई नॉट सेल होता है कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है? कैडमियम। CD2 पॉजिटिव स्लैश CD माइनस E डिग्री बार Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn। कैडमियम की वैल्यू है -0.403 माइनस -0.763। कितना आ गया बच्चों? ये प्लस 0.36 आ रहा है। इतना आ गया 0.36। अब आगे बढ़ते हैं। 0.36 वोल्ट है बच्चों ये। अब आगे बढ़ते हैं। पहला टास्क, टास्क ए, डेल आर जी डिग्री बार माइनस NF E डिग्री बार सेल। क्लियर है बच्चों? ये अभी तक बच्चों मेरा तो ये मानना था कि आप कल से अभी तक ना 1 2 के साथ प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। आपको थ्योरेटिकली आपको 1 और 2 रट जाना चाहिए था। समझने वाली स्टेज तो बचती नहीं है 4-5 दिन पेपर से पहले। अभी तो याद कर लेना है आपने चैप्टर पूरी तरीके से, है ना। फिलहाल डेल आर जी डिग्री बार ये है। अब सबसे पहले -N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिंक ने Zn2 पॉजिटिव बनाया होगा 2 इलेक्ट्रॉन। फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्स। ई नॉट सेल 0.36 कूलम वोल्ट जूल्स। मल्टीप्लाई कर लेना, जूल्स में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर लेना, किलो जूल में आ जाएगा। पहले जूल में निकालना, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में निकाल देना, ठीक है। नहीं भी निकालोगे कोई बड़ा टास्क नहीं है वो, ठीक है। जूल में रखो किलो जूल में रखो, बात एक ही है, लेकिन डिवाइड कर लेना अच्छा माना जाता है। चल, एक और बात बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। कभी कभी आपसे ना मैक्सिमम वर्क पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं? मैक्सिमम वर्क, ठीक है। तो डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी, जो डेल्टा जी होता है, जो डेल्टा जी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू होता है -W। W यूजफुल या डेल्टा जी होता है माइनस या माइनस डेल्टा जी होता है W यूजफुल या W मैक्सिमम। तो अगर कोई वर्क मैक्सिमम पूछेगा ना, मैक्सिमम वर्क, अगर कोई आपसे मैक्सिमम वर्क पूछेगा तो जो भी आपका डेल्टा जी आएगा उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे आप। फिर वो डेल्टा जी नहीं पूछ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा जी पूछ रहा है, ठीक है। यूजफुल वर्क या मैक्सिमम वर्क पूछेगा तो वो माइनस डेल्टा जी होता है, यानी डेल्टा जी का साइन चेंज करके मैक्सिमम वर्क बन जाएगा। फिर वो डेल्टा जी पूछ ही नहीं रहा है आपसे, वर्क पूछ रहा है, वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है। क्लियर? इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिलहाल तो हम ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे, हम तो डेल्टा जी पूछ रहे हैं, निकल गया। तो डेल आर जी नॉट निकल गया -NF E नॉट सेल। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता ही होगी,
ई नॉट सेल हमने निकाल लिया था। अब आता है टास्क 2। बच्चों ई नॉट सेल होता है 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। कुछ बच्चे केसी के रेस्पेक्ट में भी इसको याद रख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ई नॉट सेल होता है 0.05 अपॉन एन लॉग केसी। क्या बोल रहा हूं देख बता देता हूं आपको। लॉग केसी हो जाएगा एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉग केसी का ही फॉर्मूला याद कर लें वो। एन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचेगा ना, एक स्टेप बचेगा। ये फॉर्मूला ही एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने। कुछ बच्चे चाहें तो उसको ऐसे याद कर लें, ठीक है। लॉग केसी हो जाएगा एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यूज पुट कर लूं फिर आप लिख सकते हैं उसको। एन की जगह 2 आएगा, ई नॉट सेल की जगह 0.36 आएगा अपॉन 0.059 आएगा। अब ये आपको एग्जीक्यूट करना होगा। ये लॉग केसी की वैल्यू आएगी, ठीक है। लॉग केसी जब आएगा बच्चों ना, जो भी आए लॉग केसी, ध्यान देना लॉग केसी आ गया आपका, या तो वो आज की डेट में सीबीएसई आपसे लॉग केसी पूछेगा। अगर वो केसी पूछता है तो केसी विल बी एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। बस इससे आगे की रेंज हमारी नहीं है, उधर एंटी लॉग चला जाएगा। बस ऐसे ही छोड़ना होगा आपको आंसर, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जो नंबर आएगा 10 की पावर में चला जाएगा वो नंबर। क्लियर। एंटी लॉग की वैल्यू विदाउट एंटी लॉग की टेबल नहीं निकलती है बच्चों, और एंटी लॉग की वैल्यू वो आपको दें तो जस्टिफाइड नहीं है, फिर तो आंसर बता रहे हैं आपको। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि एंटी लॉग की वैल्यू दे दें। वो लॉग की वैल्यू तो बीच में निकलती है, एंटी लॉग की वैल्यू लास्ट में निकलती है ना। तो दैट मीन्स या तो आपसे लॉग केसी पूछा जाने वाला है, या फिर केसी पूछा जाएगा तो आपका आंसर एंटी लॉग के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो बस इसका एक ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा थ्योरी ले लेते हैं। थ्योरी में हम एक ही चीज ले रहे हैं क्वेश्चंस में। एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बच्चों घड़ी में यूज होने वाला सेल कौन सा होता है? ड्राई सेल। ड्राई, ये बड़ी वाली घड़ी नहीं, रिस्ट वॉचेस, ठीक है। मरकरी सेल बच्चों, बटन सेल भी कहते हैं, मरकरी सेल। रिस्ट वॉचेस और जो कान में लोग सुनने वाली मशीन लगाते हैं ना, उनमें यही रिस्ट वॉचेस में और जो कान वाली मशीन होती है इनमें बच्चों मरकरी सेल यूज होता है, ठीक है। क्लियर। मरकरी सेल की एक एडवांटेज बताई थी मैंने आपको, याद होगी। हाँ, कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है बच्चों मरकरी सेल, इसीलिए घड़ी में जो मरकरी सेल यूज होता है उसका कारण यही है। और प्लस उसका जो साइज होता है बहुत मिनिएचर सेल होता है वो। क्लियर। तो ध्यान रखना, रिस्ट वॉचेस में जो सेल यूज होता है उसका नाम मरकरी सेल है बच्चों। क्लियर। और अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो थे उसमें कौन सा सेल यूज हुआ था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल से अच्छा नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। वो पर्टिकुलर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तो कई प्रकार के हो सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज हुआ था। एक और बात बच्चों, फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल उसके एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी सेल। फ्यूल सेल के मैंने आपको 3 एडवांटेज बताए हैं। पहला होता है हाई एफिशिएंसी, दूसरा होता है पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। अब हम थोड़ा सा लेड स्टोरेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। लेड स्टोरेज को डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में बच्चों। देखो लेड स्टोरेज, और लेड स्टोरेज के बारे में तो मैं ये तक बताऊं आपको कि लेड स्टोरेज ऐसे भी आ सकता है। कैसे? कि सुनो बच्चों ना, लेड स्टोरेज ऐसे भी आ सकता है कि 1 या 2 नंबर में चला जाए, केवल 1 नंबर में ना चला जाए, और केवल आपसे वो नेट सेल रिएक्शन पूछ दें लेड स्टोरेज की। ऐसा सवाल भी देखा है हमने। वो लेड स्टोरेज का पता लग रहा है आप लोगों से, लेड स्टोरेज का खाली वो नेट सेल रिएक्शन पूछ दे रहे हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ा परेशान हो जाओगे क्योंकि लेड स्टोरेज की नेट सेल रिएक्शन याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद रखी जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब वो याद होगी आपको तो 1 नंबर आपके आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप फंसोगे, ठीक है। तो देखते हैं, हम तो फिलहाल पूरा ही सेल पढ़ा रहे हैं आपको इस वक्त, जल्दी से पढ़ाएंगे लेड स्टोरेज।
लेड स्टोरेज। बच्चों जल्दी से बताओ, जो ऑटोमोबाइल की बैटरी होती है वो कौन सी होती है? हैं? लेड, मतलब लेड स्टोरेज ही हुआ वो। लेड एसिड बैटरी जो होती है लेड स्टोरेज ही होती है वो। हालांकि अब मॉडिफिकेशन धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जिस जमाने के उस जमाने के आंसर लेड स्टोरेज ही है। अब धीरे धीरे ड्राई बैटरीज यूज़ हो रही हैं, अलग चीज़ है वो, लेकिन आमतौर पे जो बैटरी यूज़ होती थी ऑटोमोबाइल के अंदर वो लेड इन्वर्टर की जो बैटरी होती थी उसी का छोटा फॉर्म होता था। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, लेड स्टोरेज क्या है इसको थोड़ा सा समझने की हम जल्दी से कोशिश करेंगे। देखो लेड स्टोरेज इस तरह का सेल होता है। लेड स्टोरेज में एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड। ठीक है, ध्यान से सुनोगे बच्चों। मेरे पास 3 एनोड है और 3 कैथोड है। एनोड, एनोड, एनोड। चलो मैं एनोड को थोड़ा शेड कर देता हूं डिफरेंशिएशन के लिए। एनोड, एनोड, ये 3 मेरे एनोड है। एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको पता ही होगा, और ये लेड का एनोड है। ठीक है, 3 मेरे कैथोड है, 3 ही मैंने कैथोड ले रखे हैं। कैथोड मेरा PbO2 का है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्वस H2SO4 है, जिसके बारे में कहते हैं कि 38% W/W होता है वो, और इसकी डेंसिटी के बारे में कहते हैं कि 1.3 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। देखो ऐसा बताया जाता है कि जो लेड स्टोरेज सेल होता है उसमें 3 से लेकर 6 सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है। 3 से लेकर 6 सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि हमें 6 से लेकर 12 वोल्ट की बैटरी मिल सके। 3 से लेकर 6 सेल को सीरीज में जोड़ते हैं ताकि हमें 6 से लेकर 12 वोल्ट की बैटरी मिल सके। हर एक सेल में एनोड होता है लेड का, कैथोड होता है PbO2 का। एनोड लेड का होता है, कैथोड PbO2 का होता है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है, एक्वस H2SO4 सोल्यूशन जो कि 38% बाय मास होता है, बाकी पानी है, और डेंसिटी उसकी करीब करीब 1.3 है। ठीक है, अब कहानी आती है सेल रिएक्शंस की। सबसे पहले बात करेंगे एनोड के बारे में। एनोड कौन है बच्चों? लेड। लेड क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेड क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसके बाद Pb2 पॉजिटिव सोल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? PbSO4। इसको मैं ऐड कर देता हूं तो इट विल बिकम Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी याद करते हैं कि इसको एनोड की रिएक्शन बोलते हैं, वो सीधा, कोई डाउट नहीं है, कोई एरर नहीं है, 100% वैलिड है कि वो बच्चे सीधे इसको याद कर लें कि Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आता है कैथोड की बारी। कैथोड की बारी आती है। कैथोड में है PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेड रिड्यूस हो गया, Pb2 पॉजिटिव में आ गया और 2 यूनिट बन गया पानी। तो लेड का ऑक्साइड जो है 4th ऑक्साइड रिड्यूस हो गया लेड सेकंड आयंस में। उसके बाद लेड सेकंड अगर पानी के सोल्यूशन में जाएंगे SO4 के सोल्यूशन में तो उससे कंबाइन करके क्या बनाएंगे? PbSO4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? PbSO4। इसको भी अगर मैं ऐड करता हूं Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कट जाएगा, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2 यूनिट पानी। बस यहीं तक करेंगे, इसके बाद आप लोगों को मैं ओरली समझा दूंगा। एनोड और कैथोड को जोड़ोगे नेट सेल रिएक्शन बन जाएगा, बस यही समझाना है। एनोड कैथोड को जोड़ोगे नेट सेल रिएक्शन बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी सब ऐड हो जाएगा। ऐड होने पे क्या दिखाई देगा? Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 SO4 2 नेगेटिव गिव्स 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 2 टाइम्स ऑफ वाटर। दिस इज द नेट सेल रिएक्शन। और कभी रिचार्जिंग की बात आएगी, रिचार्जिंग क्योंकि ये रिचार्जेबल सेल है, कभी रिचार्जिंग की बारी आएगी तो बताया जाता है कि जब डेंसिटी H2SO4 की गिर के 1.2 ग्राम पर ml हो जाती है, द सेल नीड्स टू बी रिचार्ज। जब डेंसिटी 1.3 से गिर के 1.2 हो जाएगी, द सेल नीड्स टू बी रिचार्ज, तब सेल को रिचार्ज करना होगा। रिचार्जिंग के दौरान जो सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। क्या बन जाता है?
इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हम करंट दे रहे हैं, उसके अंदर रिएक्शन चलेगी एंड द सेल रिएक्शंस गेट रिवर्स्ड, और ये जो रिएक्शन आएगी लास्ट वाली रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, सभी रिवर्स हो जाएंगी। एनोड की रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और जो एनोड था वो कैथोड बन जाएगा, कैथोड की रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा और नेट सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिचार्जिंग की बात कर रहे हैं। बस सेल में बच्चों सिर्फ ये लेड स्टोरेज और इसके बारे में 2-3 सवाल मैंने बता दिए। फ्यूल सेल आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो क्या, देखो आपको तो 100% ही पढ़ना है, हम कुछ चीज़ें कट शॉर्ट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही टारगेट कर रहे हैं। अब बच्चों बारी आती है, एक सवाल थियोरेटिकली बहुत साउंड है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार मैंने इसके बारे में आपसे बात की है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसी हेडिंग है ना, ऐसा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एज इट इज। वेरिएशन ऑफ K for conductivity and dam with concentration of electrolyte. ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले कंडक्टिविटी के बारे में बताऊं, फिर टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पे ही आधारित है टॉपिक। व्हाट इज कंडक्टिविटी? देखो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cubic centimeter ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, ध्यान से सुनो बच्चों, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cubic centimeter ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। 1 cubic centimeter इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। अब मैंने क्या करा, एक सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर पानी डाला, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं थ्रू डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन को चेंज करना है ना, तो उसके लिए मैं पानी डाल रहा हूं। पानी डालने से पानी डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन गिरता है, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, धीरे धीरे पानी बढ़ा रहा हूं ताकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे गिरे, और देखते हैं कंडक्टिविटी का क्या होगा। तो जैसे ही बच्चों मैंने पानी डाला, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसको मैंने डाइल्यूट किया। तो जैसे ही मैंने उसको डाइल्यूट किया तो मैं क्या देखता हूं कि 1 cubic centimeter के अंदर जो आयंस थे उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो आयंस फैल जाएंगे ना नए वॉल्यूम के अंदर। तो 1 cubic centimeter के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस है, आफ्टर डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cubic centimeter ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन विल डिक्रीज, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो पहली वाली बात हमारी हो गई कंप्लीट, बाकी नोट्स आपकी कॉपी में हैं, ठीक है। अब बारी आती है व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस। बच्चों मोलर कंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, it is defined as the conductance of specific volume of a electrolytic solution containing total number of ions obtained by 1 mole of an electrolyte and the distance between the electrodes is 1 centimeter। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। मोलर कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन containing total number of ions produced by 1 mole of an electrolyte and the distance between the electrodes is should be 1 centimeter। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, वो डिसोसिएट होता है तो आपको आयंस मिलते हैं। वो आयंस किसी एक वॉल्यूम के अंदर होते हैं, तो उस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से मिलने वाले आयंस होते हैं, उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है बच्चों,
वैसे तो मोलर कंडक्टेंस का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये है जो मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा, लैम्डा एम होता है 1000 K अपॉन मोलैरिटी, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 1000 K अपॉन मोलैरिटी ये न्यूमेरिकल्स का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको भी दिख जाएंगे थोड़ी देर में, मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। एक फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा एम होता है V इंटू के। क्या होता है? V इंटू के। लैम्डा एम होता है V इंटू के, वॉल्यूम इंटू कंडक्टिविटी। अब पानी डालने से क्या हो रहा है? पानी डालने से बच्चों कंडक्टिविटी में तो गिरावट आ रही है, लेकिन पानी डालने से वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है। कंडक्टिविटी गिर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। तो कंडक्टिविटी गिर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखा क्या गया है? देखा गया है कि वॉल्यूम डोमिनेट करता है। ये मैं एक्सपेरिमेंटल बात बता रहा हूँ आपको, ये देख के नहीं पता लग रहा है कि मैंने देखा और वॉल्यूम बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंटल जानकारी बोल रहा हूँ मैं आपसे कि ये देखा गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि डिक्रीज इन कंडक्टिविटी कैन नॉट न्यूट्रलाइज द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। कंडक्टिविटी का गिरना वॉल्यूम के बढ़ने को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। तो कौन डोमिनेट कर जाता है? वॉल्यूम का बढ़ना डोमिनेट कर जाता है। तो पानी डालने से वॉल्यूम का बढ़ना डोमिनेट कर गया, तो इसका मतलब लैम्डा एम पानी डालने से बढ़ गया। लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के, जिसको आयंस कहते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के। और ऐसा भी देखा गया है कि लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक मोबिलिटी के, यानी आयंस की जो मोबिलिटी है, आयंस किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लैम्डा एम। ये फैक्टर्स आपके सामने हैं। चलते हैं केस 1 पे। केस 1 कौन है? NaCl जैसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। केस 1 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रिजल्ट क्या आने वाला है सबको पता है, पानी डालूंगा लैम्डा एम बढ़ेगा। ये तो मैं बता चुका हूं ना आपको। यहां क्या बोला मैंने? कंडक्टिविटी गिरता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम डोमिनेट करता है। तो ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि पानी डालने से लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेगा। रिजल्ट तो आपके सामने पहले ही आ चुका है। अब समझ लेते हैं रिजल्ट आया कैसे है। क्लियर? NaCl को पानी में डाला, एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। सोल्यूशन तैयार करने के बाद अब आता है इसके आगे की बात कि हमने सोल्यूशन तैयार कर लिया था, सब कुछ हो गया था। अब मैं अपने सोल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट कर रहा हूं और पानी डाल रहा हूं। क्या होगा? क्या NaCl और ज्यादा टूट सकता है? आंसर है नहीं टूटेगा, बिकॉज NaCl तो पूरा टूट चुका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो पानी डालने से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नहीं बढ़ेंगे, पानी डालने से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पानी डालने से आपका सोल्यूशन पतला हो जाएगा। ऐसे में उसकी विस्कोसिटी, जो गाढ़ापन है वो कम होगा, विस्कोसिटी गिरेगी। पानी डालोगे सोल्यूशन आपका पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी गाढ़ापन कम होगा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन भी गिरेगा और इससे मोबिलिटी ऑफ द आयंस बढ़ जाती है। पानी डालने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है ना? पानी डालने से आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। ये ऐसे ही होता है जैसे क्लास में बहुत कम बच्चे बैठे हैं तो आप खुल के बैठते हो, इधर उधर मूव करते हो आसानी से। ज्यादा पैक हो जाती क्लास तो हिलने डुलने का भी जगह नहीं मिलती आपको, ठीक है? तो वो वाली बात है, सीधा सा लॉजिक है। तो पानी डालेंगे मोबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन पानी डालने से आयंस नहीं बढ़े, आयंस नहीं बढ़े, इस केस में मोबिलिटी बढ़ गई। हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई भी चीज बढ़ेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो इसका मतलब पानी डालने से लैम्डा एम बढ़ गया है, तो हम पहले भी कह रहे हैं आपसे। अब डाइल्यूशन की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कंसंट्रेशन, हाँ या ना? लिख सकते हैं बच्चों? हो गया सॉल्व। तो पानी डालने से लैम्डा एम बढ़ गया कंसंट्रेशन के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ग्राफ बनता है, इस ग्राफ के भी बच्चों क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस ग्राफ के भी क्वेश्चन है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग और वीक का ग्राफ के क्वेश्चन हैं बच्चों किताब में, आपको ध्यान से ये समझना होगा। ग्राफ जो बना रहा हूं ये है लैम्डा एम और ग्राफ बनता है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ। ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। स्ट्रॉन्ग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कंसंट्रेशन बढ़ाया लैम्डा एम गिर गया। ये ग्राफ की इक्वेशन भी बता दूं, ये इक्वेशन पे आधारित है। इक्वेशन ये है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। जिन बच्चों की मैथ्स है उनके लिए बहुत सिंपल बात है समझना। इसको कैसे देखोगे आप? y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स की तरह देखोगे। दिस इज सिमिलर टू दिस इक्वेशन। y की तरह कौन काम कर रहा है? लैम्डा एम। दिस इज लैम्डा एम, y एक्सेस में काम कर रहा है। x की तरह कौन काम कर रहा है? अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, x एक्सेस में अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। m यानी स्लोप नेगेटिव ऑफ b,
नेगेटिव स्लोप है तभी लाइन नीचे को डिक्लाइन होती दिख रही है आपको। इंटरसेप्ट सी की तरह कौन काम कर रहा है, लैम्डा एम नॉट, यानी कि अगर इसको किसी ने प्रोड्यूस किया इस फैशन में, अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे, ये जहां कट करेगा लैम्डा एम की एक्सेस को, दिस पॉइंट विल बी लैम्डा एम नॉट। क्या होता है लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम जीरो बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा इसको, लैम्डा एम जीरो। क्या होता है लैम्डा एम जीरो, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। डेफिनेशन पूछी गई है बच्चों बोर्ड्स में, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डेफिनेशन पूछी गई है इसकी, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टेंस, ये होता है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन, एट नियरली जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हो, जीरो कंसंट्रेशन तो कभी होगा नहीं, ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन, एट जीरो कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी डाइल्यूशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जीरो कंसंट्रेशन का मतलब है कि कंसंट्रेशन बहुत कम रखो, पानी बहुत ज्यादा रखो, अपने इलेक्ट्रोलाइट को पूरा टूटने का मौका दो, वो जीरो कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी समझ लेते हैं। केस 2, एसिटिक एसिड ले लिया बच्चों मैंने। एसिटिक एसिड आपको पता है पूरा नहीं टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पानी डालने से क्या होगा, ज्यादा पानी डालेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, फर्दर आयोनाइज करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ 11th क्लास का यही बोलता है, जैसे जैसे पानी बढ़ाया जाएगा इसका अल्फा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पानी डालने से और टूटेगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और पानी डालने से आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर बढ़ रहे हैं, तो पानी डालने से लैम्डा एम बढ़ रहा है, यानी लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ग्राफ आइडिया तो एक जैसा है, लेकिन ग्राफ का नेचर थोड़ा फर्क है। आइडिया एक जैसा है कि लैम्डा एम और अंडर रूट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ग्राफ का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह का नेचर है ग्राफ का, ऐसा, यानी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे ग्राफ कट नहीं करेगा बच्चों। अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो ग्राफ जो है लैम्डा एम की एक्सेस को कट नहीं करेगा, उसके पैरेलल निकल जाएगा, यानी कि वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम जीरो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। क्लियर बच्चों, वीक और स्ट्रॉन्ग का ग्राफ, ग्राफ का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव का दायरा बहुत ऐसा दायरा है कि किसी भी कोने से किसी भी कोने तक का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, या कहें कि अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चों कोलरास लॉ है, तो थोड़ा सा मैं कोलरास लॉ को डिस्कस कर देता हूं, फिर न्यूमेरिकल्स हैं ढेर सारे हमारे पास। देखो बच्चों, कोलरास लॉ पूछा गया है, देख लेते हैं कोलरास लॉ क्या होता है। इधर देखोगे सभी स्टूडेंट्स, कोलरास लॉ। बच्चों ध्यान दो, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आप आए हो, हम पढ़ा भी रहे हैं, तो मतलब प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, ठीक है। और इतनी एनर्जी लाओ कि 3 घंटा झेल पाओ क्लासेस को, और हम भी पढ़ा रहे हैं, और देख सकते हो हमारी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी आपके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब आप सुनो सभी स्टूडेंट्स, कोलरास लॉ, व्हाट इज कोलरास लॉ। देखो, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में फंस गए कि हमने देखा जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम जीरो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक लॉ बनाया गया, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इसको अगर आयोनाइज करेंगे तो X टाइम्स मिलेगा AY पॉजिटिव, Y टाइम्स मिलेगा BX नेगेटिव। तो कोलरास लॉ ये कहता है बच्चों, अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम जीरो निकालना है, अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम जीरो निकालना है, तो आप क्या करोगे। अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम जीरो निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसके जो आयंस हैं उनका जो लैम्डा एम जीरो है उसको सम अप कर दोगे, ऐड कर लोगे, बस इतना सा है। अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the sum of
मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। यानी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 निकालना है ना, तो उसके जितने भी आयंस हैं उन सबका लैम्डा m0 जोड़ लो। बस इतनी सी बात है, उसको अपना हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए और ट्रांसलेट कर लो। आप वैसे ना आपकी लिमिट टेंड्स टू, ज़्यादातर हल्द्वानी में बच्चों की लिमिट टेंड्स टू हिंदी मीडियम ही रह गई है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ हिंदी में प्रोसेस करो, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए इतना करना। फिलहाल चलते हैं, समझ लेते हैं इसको जो मैंने बोला है। देखो ना, एग्जैक्ट बच्चों बात सुनो, ये क्यों बताया जाता है आपको? ये इसलिए बताया जाता है कि एग्जैक्ट कॉपी की लिखी हुई लाइनें जो हमने लिखाई, हम तो फिर भी बहुत सॉफ्ट केमिस्ट्री लिखवाते हैं, ठीक है। अगर आप बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे और थोड़ी इरिटेटिंग लगेगी आपको, लेकिन उसके बाद भी देखो हम कितना भी सॉफ्ट लिखवाएं, मोलर कंडक्टेंस है जीरो कंसंट्रेशन को तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे ना, वो तो लिखवाना ही पड़ेगा हमें कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो ये तो हमें वर्ड्स बोलने ही पड़ेंगे। तो इसको अगर मैं सीधी हिंदी में बात करूँ, आपसे सीधे स्पष्ट शब्दों में बात करूँ तो क्या बोल रहा हूँ? किसी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 निकालना है तो उसके जो आयंस हैं उनका लैम्डा m0 को जोड़ लो आप। बस इसको आप इंग्लिश में लिख दो। तो लैम्डा m0 ax by क्या हो जाएगा? x टाइम्स लैम्डा m0 ay पॉजिटिव प्लस y टाइम्स लैम्डा m0 bx नेगेटिव। जितने भी ay पॉजिटिव हैं, जितने भी हैं, कितने हैं? x हैं, उन सबका लैम्डा m0 जोड़ दो। जितने भी bx नेगेटिव हैं, कितने हैं? x y हैं सॉरी, तो उन सबका लैम्डा m0 जोड़ दो। एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है, वो आप नोटिस कर पा रहे होंगे। क्या परिवर्तन है? एक छोटा सा परिवर्तन ये है बच्चों, क्या है परिवर्तन? ये है कि एक छोटा सा परिवर्तन ये है कि बच्चों ना आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा के सिंबल में फर्क होता है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 होता है कैपिटल, आयंस का स्मॉल। अब बच्चों इसके बाद मूव करते हैं, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये कोलरास लॉ है, या थोड़ा सा एक बात कोलरास लॉ में और बता दूं, एक चीज होती है एप्लीकेशंस, एक होता है कोलरास लॉ के एप्लीकेशंस, वो बता दूं आपको। ध्यान से सुनो बच्चों। इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला एप्लीकेशन होता है कि आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 निकाल सकते हो कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा m0 को जोड़ के, या उनको यूज करके, जोड़ना गलत वर्ड हो जाएगा, उनको यूज करके आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m0 निकाल सकते हो यूजिंग लैम्डा m0 ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखते हैं बच्चों, देखो सभी स्टूडेंट्स यहां देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अगर आपको लैम्डा m0 निकालना है, देखना एक सेकेंड, अगर आपको लैम्डा m0 निकालना है एसिडिक एसिड का, तो ये हो जाएगा लैम्डा m0 एसीटेट का प्लस लैम्डा m0 किसका? H पॉजिटिव का। समझ रहे हो आप? एसिटिक एसिड के आयंस कौन होते हैं? एसीटेट और H पॉजिटिव। इन दोनों को जोड़ दोगे तो लैम्डा m0 आ जाएगा एसिटिक एसिड का। ध्यान से सुनना, लैम्डा m0 अगर आपको एसिटिक एसिड का निकालना है, ध्यान से सुनोगे, तो एसीटेट के साथ Na पॉजिटिव को ऐड कर दो, Na पॉजिटिव अपनी तरफ से ऐड कर दो, एसीटेट और Na पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। ये लैम्डा m0 दे रखा है एसीटेट आयन का, इसमें लैम्डा m0 Na पॉजिटिव जोड़ दो खुद से, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट।
ये बच्चों H पॉजिटिव दे रखा है अपनी तरफ से, इसमें लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव ऐड कर दो, क्या बन जाएगा ये HCl। अब जो दो चीजें आपने ऐड करी उनको माइनस कर दो, लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव माइनस करो, लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव माइनस करो, माइनस कॉमन ले लेना, लैम्डा एम नॉट NaCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा NaCl, क्लियर, NaCl बन जाएगा ये, क्लियर। इस प्रकार से आप आसानी से फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो, बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हो, क्लियर। आपको बताया जाता है कि कौन कौन से आयंस की मदद आपने लेनी है। दूसरा अल्फा जानते हैं सब बच्चे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला होता है लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम जीरो, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। तीसरा के ए निकालना है, के ए स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए निकालना है तो फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन मोलैरिटी, और अल्फा इससे पहले स्टेप से निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब बच्चों यहां पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स मिले हमें, एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स को। देखो सभी स्टूडेंट्स, देखो बच्चों इधर सुनोगे आप लोग बात। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट। बच्चों फोकस थोड़ा बनाओ, फोकस आप लोग बनाओ थोड़ा। कैलकुलेट अल्फा फॉर एसिडिक एसिड। अल्फा निकालना है एसिडिक एसिड का। आपको लैम्डा एम दे रखा है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट भी याद रखना बच्चों लैम्डा एम का, ये यूनिट का भी न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको कुछ चीजें और गिवन है। स्मॉल लैम्डा दे रखा है H पॉजिटिव का 349.68 और एसीटेट का भी दे रखा है छोटा लैम्डा, स्मॉल लैम्डा एम। एसीटेट का भी दे रखा है 40.9। यूनिट सेम होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट सेम है बच्चों। अब आपको देखो ये दे रखा है अल्फा निकालना है। अल्फा का फॉर्मूला जस्ट अभी कुछ ही सेकंड्स पहले पढ़ा है आपने। अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम जीरो। तो लैम्डा एम भी देखो साफ साफ दे रखा है, लैम्डा एम साफ साफ दिया है। अपने को लैम्डा एम जीरो टारगेट करना है। लैम्डा एम जीरो कैसे निकलता है एसिडिक एसिड का? एसिडिक एसिड का लैम्डा एम जीरो कैसे निकलेगा? लैम्डा एम जीरो ऑफ एसीटेट प्लस लैम्डा एम जीरो ऑफ H पॉजिटिव। एसीटेट का कितना दिया है 40.9, उसका कितना दिया है 349.68। कितना आ रहा है ऐड करके? कितना 390.58। ठीक है, अब समय आ गया अल्फा का। अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम जीरो। हो गया सॉल्व आसानी से। लैम्डा एम दिया 39.05 और वो दिया 390.58। आसानी से सॉल्व हो गया 1/10.1। आगे बच्चों, आगे 0.1। अगला सवाल, बच्चों क्वेश्चंस को नोट कर लो, ठीक है। हर क्वेश्चन कॉपी में नहीं होंगे, मैंने नॉन एनसीईआरटी बहुत क्वेश्चन लिए हैं इसमें। एनसीईआरटी मैंने उठाए नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हैं। आपको समझ आ रहा होगा, एनसीईआरटी का रिवीजन तो अभी कुछ ही टाइम पहले हमने किया है, उसमें 100% एनसीईआरटी करा दी थी। तो क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ नोट उसे करो जरूर से आप, ठीक है।
एनसीईआरटी बेस जरूर है, एनसीईआरटी के सवाल बहुत कम है इसमें, ज्यादा एनसीईआरटी से नहीं उठाया हमने क्वेश्चन। और पेपर में भी कई बार बोल चुका हूं मैं आपको, ये फिर आप नोटिस कर लेना 27 तारीख को, फिर नोट कर लेना आप, एनसीईआरटी के छपे हुए क्वेश्चन 25 मार्क्स से ऊपर के नहीं होंगे, तैयार रहना इस चीज के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड 100% पेपर होगा, पूरा 70 नंबर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेकिन एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन 25 नंबर से ज्यादा के नहीं होंगे, कि फोटोस्टेट क्वेश्चन नहीं आएंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब देखो, मतलब कभी तो आप लोगों के ब्रेन की स्कैनिंग होगी ना किसी दिन, आज ही नहीं होगी, किसी और दिन होगी। 12th में निकल गए आप, आसान पेपर झेल के निकल गए, तो फिर आगे कभी ना कभी तो स्कैनिंग एक बार होगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलैरिटी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलैरिटी एसिडिक एसिड, सुन रहे हो बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलैरिटी एसिडिक एसिड इज इक्वल टू 7.8 into 10 to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its alpha. फिर आसान क्वेश्चन है, अल्फा निकालना है आपको, लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं उठाए हैं, क्वेश्चन लिख लो, पेन चलाओ, पेन कम है हमसे ले जाना, ठीक है। कॉपी नहीं है तो कॉपी भी ले लेना, लेकिन लिखना सीखो। ये वैल्यूज आपको जानी पहचानी लग रही होंगी कि वैल्यू यही होती है हर बार, एसिडिक एसिड जब जब आएगा ये वैल्यू यही होगी उसकी, ठीक है। फिलहाल कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको अल्फा निकालना है, सुन रहे हो सभी स्टूडेंट्स। अल्फा अभी भी मैंने सिखाया आपको कैसे निकलता है, अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा निकलता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट दिया, लैम्डा एम निकालना है, उसके लिए सारा कंटेंट दिया। अभी एक फॉर्मूला होता है लैम्डा एम का जो बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, 1000 K अपॉन मोलैरिटी, तो 1000 इंटू के 7.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन मोलैरिटी कितनी दी है 0.001, यहां से निकल आएगा बच्चों आपका लैम्डा एम, और लैम्डा एम नॉट आपको सीधे दिया है। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यहां पे छोड़ दूंगा मैं इसको, यहां लैम्डा एम निकल रहा है, ये सॉल्व भी हो जा रहा है, 1000 सब सॉल्व हो जा रहा है, ये 10 की पावर -3 है, ये 1000 सब सॉल्व हो जा रहा है। कितना आ गया, 78 आ गया, ठीक है। 78 को यहां रख दो, लैम्डा एम नॉट दे रखा है 390.5, इसको डिवाइड कर लेना, क्लियर है। बस इतना छोड़ दो, इसके आगे मत करो, अगले सवाल में आ जाओ। बच्चों एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है, और बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में आपसे पहले भी बोला है, आज फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell, resistance of conductivity cell containing 0.1 molarity KCl is equal to 100 ohm। याद आ गया होगा क्वेश्चन आपको, ये बहुत फेमस सवाल है, इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.1 मोलैरिटी KCl is 100 ohm। If the same cell contains 0.02 molarity KCl
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जा रहा है 520 ओम। कैलकुलेट के एंड लैम्डा एम ऑफ 0.02 मोलैरिटी KCl। बच्चों जो 0.02 वाला है बाद वाला KCl, उसका K और लैम्डा एम निकालना है, जबकि आपको गिवन क्या है, आपको K दे रखा है 0.1 मोलैरिटी KCl का, K दे रखा है 0.1 मोलैरिटी KCl का इज इक्वल टू, K दे रखा है आपको 0.1 मोलैरिटी KCl का इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो बुक के सवाल में इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, आपको याद आ गया होगा, आ गया है उसमें 1.29 साइमन 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दिया है उस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ डिफरेंस है मतलब उस क्वेश्चन में, या यही वैल्यूज है एग्जैक्ट। चलो जो भी है, इतना ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है कि क्या है। फिलहाल आपके सामने सवाल है, एनसीईआरटी पे आधारित है, इवन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है टोटल, इसको आप ये मान के चलो, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मुझे बस थोड़ा सा यूनिट का लग रहा है कि इसमें यूनिट और बेहतर कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। उसमें शायद सेंटीमीटर की जगह मीटर था तो चेंज करना पड़ता है, इसमें और आसान। मैंने बोला ना एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो इजी कर दे रहा है, मतलब कभी कभी आपको लगता है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसमें कुछ चीज़ सॉल्व करनी है, तो एक पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करके दे रहा है आपको क्वेश्चन में ही। कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं बच्चों। अपना पहला KCl है 0.1 मोलैरिटी, दूसरा है 0.02 मोलैरिटी। दोनों के रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, एक का रेजिस्टेंस 100 है, यह है, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ये है 520 ओम, और पहले वाले का आपको K भी दे रखा है, ये K है पहले वाले का, ठीक है। बच्चों अगर कभी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें एक ही सेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों का नाम KCl है, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक KCl भी हो सकता है, एक NaOH भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर एक सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं, आइदर डिफरेंट नाम है या सेम नाम है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अलग है तो अलग है, वो ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये सवाल G स्टार पे आधारित होता है बच्चों। एक जगह से G स्टार निकलता है, दूसरे के G स्टार प्लेस होता है। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर 0.1 मोलैरिटी KCl के लिए G स्टार निकालूंगा मैं। G स्टार होता है R इंटू K, रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस कितना दिया इसका 100, कंडक्टिविटी कितनी दी है 1.29 10⁻²। ओम से ओम कट गया, इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना सेंटीमीटर इनवर्स आ गया मतलब, ठीक है। और 100 से 100 भी कट गया ये, तो 1.29 आ गया, सीधा आ गया। ये आपका क्या आ गया G स्टार, एक जगह से G स्टार निकाल दिया, ये 100 है, 1/100 है, कट गया दोनों, ठीक है। और ओम इनवर्स भी काट दिया मैंने, सेंटीमीटर इनवर्स आ गया इतना। अब चलते हैं दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरा वाला क्या है 0.02 मोलैरिटी KCl। दूसरा क्या है 0.02 मोलैरिटी KCl है, क्लियर। इतना KCl है, G स्टार रख दूंगा, G स्टार तो सेम ही होगा, ठीक है। तो यहां से मैं K निकालने वाला हूं, K हो जाएगा G स्टार अपॉन R। इसका G स्टार कितना हो जाएगा, वही 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका रेजिस्टेंस कितना है 520 ओम, 520 ओम, ठीक है। कुछ आ रहा होगा 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1.2 कुछ आ रहा है, 10⁻³ हो रहा है शायद। हाँ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग 10⁻³ 2 पॉइंट कितना आ रहा है, इसने कैलकुलेट किया तो देख लो, 48 2.48 सॉरी बच्चों 1 नहीं 2.48 आ रहा है 10⁻³ कंडक्टिविटी है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। ये ओम था, नीचे मैंने ओम इनवर्स गलत लिखा है, ओम है नीचे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखो सभी स्टूडेंट्स,
ठीक हो गया, ये अपना टास्क 1 कंप्लीट हो गया। एक लैम्डा एम डी निकालना है इसी का। लैम्डा एम कितना होता है 1000 K अपॉन मोलैरिटी, 1000 K अपॉन मोलैरिटी, 1000 इंटू के कितना निकाला है आपने 2.48 इंटू 10 की पावर -3 और +3 कट जाएगा। मोलैरिटी कितनी है 0.02, डेसिमल भी हट जाएंगे, 124 आंसर आ जाएगा सीधा ये 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ये आसान कैलकुलेशन है दूसरी वाली। ठीक है, अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पे। मैंने एक आध क्वेश्चन होल्ड पे डाल दिए हैं कि क्लास बहुत लंबा ना चला जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास एक जगह पे रोकना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं लास्ट टॉपिक पे चलता हूँ। जो क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने और सेलेक्ट किए 2-4 छोड़ दिए, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है। या अभी लास्ट में अगर मुझे कंट्रोल पे आती है क्लास तो मैं आपको लास्ट में करा भी सकता हूँ। चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं, उसके बाद फैराडे के 2 लॉ समझ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। देखो बच्चों सुनो, इधर बात है इलेक्ट्रोलिसिस की। जैसे बच्चों इधर देखो आप, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये पॉजिटिव वाला एनोड है इस बार, एनोड पॉजिटिव हो गया। ये कैथोड नेगेटिव है इस बार, ठीक है। ये मोल्टन NaCl है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है माइनस प्लस वाली। यहाँ पे एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, और वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड कैसा होता है नेगेटिव होता है। यहाँ एनोड पॉजिटिव है। चलते हैं मोल्टन NaCl का केस समझ लेते हैं। ये मेरा NaCl है मोल्टन NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैथोड से। कैथोड कैसा है बच्चों नेगेटिव टर्मिनल, कैसा है नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान से सुनो, नेगेटिव में कौन से आयन्स आएंगे पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आयन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन पिक किया और रिड्यूस होकर Na बना लिया और डिपॉजिट हो गया वहीं पे कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। पॉजिटिव पे कौन आएगा Cl नेगेटिव बनाएगा हाफ ऑफ Cl2, रिलीज हो जाएगा Cl2 गैस है, हाफ Cl2 गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज हो गई, वहां पे Na पॉजिटिव डिपॉजिट हो गया। यहीं से बने फैराडे के लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहता है बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to charge flowing through the circuit. Mass deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge flowing through the circuit. M is directly proportional to Q. Proportionality का साइन हटाओगे तो M is equal to ZQ. Z क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब Q को रिप्लेस कर दोगे आप किससे IT से, M is equal to ZIT। क्लियर बच्चों, I और T को 1-1 रख दो, I को भी 1 T को भी 1। I रख दिया आपने 1 एम्पेयर, T रख दिया आपने 1 सेकेंड, तो M इज इक्वल टू हो गया Z। यहां से आप चाहो तो Z को डिफाइन कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है Z, वो मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड के बराबर होता है जब 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया जाता है। जब 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकंड के लिए पास किया जाता है तो जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होता है वो किसके बराबर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है। यह है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है फैराडे का, ये बच्चों दोनों पूछे गए, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ भी। हाँ, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ बच्चों, फैराडे का सेकंड लॉ लगता है जब आप, ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं, फैराडे का सेकंड लॉ लगता है जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़ते हो। जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़ते हो तब लगता है फैराडे का सेकंड लॉ। मान लेते हैं मैंने 3 सेल ले लिए, सेल A, सेल B और सेल C, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैंने बराबर समय के लिए बराबर अमाउंट ऑफ करंट को पास किया तीनों सेल से मैंने बराबर समय के लिए बराबर अमाउंट ऑफ करंट को पास किया।
तो फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है कि द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने यानी उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, तो ऐसे में m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा। m1 अपॉन E1 एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि m1 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 अपॉन E2, ये बराबर हो जाएगा किसके, m3 अपॉन E3 के। ठीक है, यह है फैराडे का आपका सेकेंड लॉ। स्टेटमेंट भी याद रखना, एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। इसके बाद बच्चों हम मूव करते हैं, छोटी सी बात चलो और बता देते हैं आपको फैराडेज कांस्टेंट के बारे में, फिर न्यूमेरिकल में जाएंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। फैराडे कांस्टेंट के बारे में क्या जानते हो आप? फैराडे कांस्टेंट के बारे में एक तो ये बात है बच्चों, क्या, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है बच्चों ये 96500 कूलम्स। क्या होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज? इट इज द चार्ज एसोसिएटेड विद 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू करीब करीब 96500 कूलम्स होती है। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में क्या जानते हो, अगर आप 96500 कूलम्स चार्ज को पास कर दो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कहीं इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है और आपने 96500 कूलम्स चार्ज को पास कर दिया, क्या होगा, जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जो मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस के बराबर होगा। मान लेते हैं मैंने 96500 कूलम चार्ज पास किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1 कूलम चार्ज जब पास करते हैं, जब मैंने ये जो बताया आपको, ये 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए पास होगा, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है। 1 कूलम चार्ज पास होने पे जो मास डिपॉजिट होता है वो Z होता है। कितना होता है, 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होता है, तो 96500 कूलम से कितना होगा, इतना, और ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। किसके बराबर? जिन बच्चों को इक्विवेलेंट वेट नहीं पता वो ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, इससे निकलता है इक्विवेलेंट वेट। जो केवल फॉर्मूला टू फॉर्मूला जाएंगे उनके लिए अच्छा फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट निकाला, एटॉमिक वेट सबको पता होता है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होता है, उसको वैलेंसी से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया, उसको E की जगह रख दिया, Z आ गया, ये तो नंबर ही है, Z को फिर Z की जगह रख दिया, M = ZIT में, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, फैराडे के दोनों लॉ मैंने आपको बता दिए, चलते हैं एक सवाल की तरफ। लिखो आप, एक सवाल की तरफ चलते हैं, लिखना आप। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जहां तक ध्यान आ रहा है मुझको। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसका NiNO3 का होल ट्वाइस सोल्यूशन का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है NiNO3 होल ट्वाइस सोल्यूशन का। इस दौरान करंट यूज हो रही है 0.5 एम्पेयर, मतलब करंट I दे रखा है 0.5 एम्पेयर, और टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ध्यान देना। अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड निकालना है आपने। अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड निकालना है बच्चों आपने। अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड निकालना है आपने, और निकल का एटॉमिक मास दिया 58.7। ये है। अब दो ऑप्शन है बच्चों, एक तो फॉर्मूला टू फॉर्मूला ट्रेवल कर सकते हैं, और एक है मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को फॉर्मूला टू फॉर्मूला ज्यादा आसान लगता है, वैसे मोल कॉन्सेप्ट जनरली प्रेफर करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में।
तो हम किसी भी टेक्निक से जा सकते हैं, इस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से चले जाएं, देखो आप लोग फॉर्मूले से चले जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का चक्कर। फिर इक्विवेलेंट वेट होगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना दिया है 58.7 और वैलेंसी कितनी होगी निकेल की 2। वैलेंसी यहां से पता लगती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी कहते हैं। यहां आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद अभी भी फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको, E इज इक्वल टू Z इंटू F होता है, ठीक है। यहां से Z निकालूंगा, Z हो जाएगा E अपॉन F। E कितना है 58.7 अपॉन 2। चाहो तो डिवाइड भी कर सकते थे, आप उसको सेटल कर सकते थे वहीं पे, मैं अभी कैरी कर दे रहा हूँ। और F की जगह मैंने फेरेडे कांस्टेंट लिख दिया 96500। ये मेरा Z आ गया। तीसरा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, M इज इक्वल टू Z आई टी। मास निकालना है, Z कितना निकाला है मैंने 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500। एम्पेयर कितने दिए हैं क्वेश्चन में लिखा होगा 0.5 एम्पेयर। टाइम कितना दिया 20 मिनट्स, जो कि थोड़ा गलत दिया यूनिट के हिसाब से, 20 इंटू 60। ध्यान देना टाइम को सेकंड्स में चेंज करना कंपलसरी होता है, एम्पेयर इंटू सेकंड ही कूलम्स होते हैं। टाइम को सेकंड्स में चेंज करना कंपलसरी होता है बच्चों, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन बच्चों ये 5 क्वेश्चन है टोटल मिला के एनसीईआरटी में, 3 रिडक्शन के 2 ऑक्सीडेशन के, ठीक है। 5 क्वेश्चन कर लेना, ओरल टाइप के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव में जा सकते हैं, तो ध्यान देना बच्चों, ये 5 कर लेना आप। मैंने सिंगल पूछा है, पेपर से उठाए हैं मैंने क्वेश्चंस, जो पेपर आज तक देखे हैं मैंने, बहुत स्क्रीन करके बनाया है ये आप लोगों के लिए। तो फिलहाल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस टू दिस, देखो इधर सुनो सभी स्टूडेंट्स, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेता है ये, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 यूनिट पानी। याद आ रहा है बच्चों मदर इक्वेशन, डी ब्लॉक पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम, मदर इक्वेशन है ये, ठीक है। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव में जाना है तो कितना चार्ज चाहिए होगा, चार्ज हो जाएगा 5F, 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, 5 दिख रहा है 5 मोल। हो सकता है मैंने क्वेश्चन में ना बोला हो, मैं भूल गया हूं ये बात बोलते समय। कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे 1 मोल दिया होगा क्वेश्चन में, 1 मोल MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करना है आपने, ध्यान देना 1 मोल MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस करना है। मोल क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि मोल दिया होगा तभी तो पैरामीटर सेट होंगे भाई। ये 1 मोल दिया होगा तभी तो मैं इसको बोल सकता हूँ 5 मोल, नहीं तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। कितना रिड्यूस करना है, 1 मोल रिड्यूस करना है, तभी 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 के लिए 5 चाहिए ना, क्लियर। तो 5F इज द आंसर, और आपको चार्ज निकालना है तो 5 इंटू 9600 कूलम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट the charge required for oxidation of 1 mole H2O to O2। ये है बच्चों। अगला ऑक्सीडेशन के रेस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। 1 मोल पानी को ऑक्सीडाइज करना है, देखो इसका आंसर देख लो, यह है पानी और ये इसको फिक्स कर दिया 1 मोल, 1 मोल पानी फिक्स कर दिया। कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O टू O2। H2O से कहां जाना है बोलो, O2 में। कितने O नजर आ रहे हैं,
एक। ऑक्सीजन कितना बना पाओगे? आधा ही बना पाओगे, ये 1 मोल फिक्स है ना, प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 2 मोल। तो आंसर इज इक्वल टू 2F, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम्स। नेक्स्ट बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी बेसिस पे डिस्कस करना ही करना है हमें, ये वाला। इसके बाद चाहेंगे तो क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं, फिर मेरे 5-6 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। या आपके अंदर स्टेमिना है तो हमारे पास तो बहुत ही है, मतलब आपने देखना है कि 15-20 मिनट आधा घंटा और झेल सकते हो तो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना आप लोग। लिखना एक सवाल, डिस्कस द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। पहला पार्ट एक्वस CuSO4, प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हैं इसमें। बी पार्ट एक्वस AgNO3, इसमें भी प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हैं। डाइल्यूट H2SO4, इसमें भी प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ये तो प्योर, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, होने को उसमें 2 पार्ट और हैं जो कि हटा दिए हैं, तो हमने भी हटा दिए हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे एक पार्ट चाहूंगा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे अगर इसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड आ जाएंगे तो क्या होगा, ये मैं डिस्कस कर लूंगा साइमल्टेनियसली, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो गया फिर तो आप कहीं, वैसे तो कॉपी में सब है, ठीक है। अब सुनो सभी स्टूडेंट्स, अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की कि इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा। पार्ट 1, कॉपर सल्फेट पानी में डाला, कॉपर सल्फेट पानी में जाके टूटेगा कॉपर और सल्फेट में। अब यहां पे दिक्कत करेगा पानी, क्योंकि पानी भी टूटेगा H और OH में, और ये करेगा कंपटीशन। शुरुआत होती है कैथोड से। कैथोड होता है बच्चों नेगेटिव, नेगेटिव पे आते हैं पॉजिटिव आयंस, कॉपर और H पॉजिटिव। कॉपर का पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34, और हाइड्रोजन का होता है 0। ज्यादा किसका है? रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है +0.34, पॉजिटिव में 0.34, इसका 0। ज्यादा कौन सी वैल्यू है? कॉपर, इसलिए कॉपर का रिडक्शन होगा। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन पिक किए और कॉपर बना लिया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो रिड्यूस होगा, लॉ ऑफ नेचर है ये। एनोड पॉजिटिव, OH और SO4। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, जब भी OH और SO4 में एनोड पे कंपटीशन होता है तो यहां पे एक दिक्कत आती है। SO4 और OH में एक दिक्कत आती, OH के केस में दिक्कत आती है कि OH की अगर टेंडेंसी ज्यादा भी है तो उसकी रिएक्शन चलती नहीं है, ड्यू टू हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बताई जाती है तो रिएक्शन चलती नहीं है ये, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन ये चलती नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ओवर वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। तो वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि अपने फायदे के लिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कभी कभी नुकसान हो जाता है, दूसरे वाले को फायदा हो जाता है। लेकिन SO4 के केस में ऐसा नहीं होता है, OH को ही फायदा होगा वोल्टेज बढ़ाने से। ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, एक पानी बनाएगा, आधा ऑक्सीजन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। जो बच्चे क्लास में बैठे हैं सुन रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं सुनेंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में। हम अपनी तरफ से मेहनत किए हैं, सुबह सुबह हमने सब कुछ देखा है, ढूंढा है आपके लिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुनना चाह रहे हो, फ़ोन में
लगे रहना चाह रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो इंटरनेट से पैसे वसूलना चाह रहे हो या फ़ोन की पूरी कीमत निकाल के बेचना चाह रहे हो, अलग बात है। चलते हैं बी पार्ट में। AgNO3 देखोगे सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनोगे आप लोग। AgNO3 को पानी में डाला, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, क्लियर। पानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। चलते हैं कैथोड पे, चलते हैं कहां चलते हैं, कैथोड पे। कैथोड नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा Ag और H। Ag का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है प्लस 0.80, इसका 0, इसका पॉजिटिव है 80, पॉजिटिव 0.80, ज्यादा किसका है, Ag रिड्यूस होगा। एनोड, एनोड में फिर से वही कहानी कि भाई OH ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज दी तो हो गया ऑक्सीडाइज, यानी OH ही डोमिनेट करेगा यहां पे भी। पानी प्लस आधा ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब यहां पे आपको मैं दूसरा केस बताऊं, और वाला केस, और वाला केस। अगर गलती से देखो ना, अभी तक मैं कैथोड के, ये एनोड और कैथोड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं भाई। प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड लगाओगे तो बात ही क्यों करनी है। प्लेटिनियम इसलिए तो लगाया जाता है कि उसके बारे में बात ना हो, वो इंटरफेयर ही नहीं करता किसी के साथ, वो खुद खाली सरफेस देता है और रिएक्शन हो जाती है अपनी। जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो रिएक्शन हो जाएगी, वो खाली अपना क्या देगा, सरफेस, खाली अपनी सरफेस देगा ना प्लेटिनियम। प्लेटिनियम नोबल मेटल आपको पता है। अब सिल्वर आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस भी सिल्वर का चल रहा है, तो ये गड़बड़ हो गई है बात। अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। अब यहां गड़बड़ हो गई बात, क्या होगा, पिक्चर दिमाग से निकाल दो, पुरानी पिक्चर, ये ऐसे ही टूटेगा, ये ऐसे ही टूटेगा, इलेक्ट्रोड सिल्वर के इस बार, तो क्या होगा देखते हैं। कैथोड है सिल्वर का नेगेटिव, नेगेटिव में आएंगे पॉजिटिव, ये दोनों रिड्यूस होना चाह रहे हैं, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिल्वर की ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर रिड्यूस हो गया, कोई चेंज नहीं आया कैथोड पे। अब एनोड की बात करते हैं। एनोड है पॉजिटिव, पॉजिटिव पे आएंगे दोनों नेगेटिव, ये NO3 जब आकर के हिट करेगा किसे, कैथोड को, सॉरी एनोड को, किसको, एनोड को। पॉजिटिव में जब नेगेटिव आयन आके टक्कर मारेगा एनोड को, तो एनोड किसका, सिल्वर का है। सिल्वर का एनोड जो है ऑक्सीडाइज, इनका कंपटीशन होता तो OH जीतता, लेकिन इनके कंपटीशन से पहले सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। सिल्वर रिड्यूस नहीं हो सकता, रिड्यूस्ड फॉर्म में तो सिल्वर पहले से ही था, तो रिडक्शन में तो आया नहीं काम, ऑक्सीडेशन में काम आ गया, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो सिल्वर ने बना दिया Ag पॉजिटिव प्लस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, डाइल्यूट वाला C पार्ट, H2SO4। इसके बाद बचे हुए 5-7 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत अपने लिए लिखे हैं, तो बहुत अलग तरीके से लिखे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख के आज कोशिश करूंगा, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में ग्रुप में वो सारे क्वेश्चन डाल दूँ, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो सारे के सारे डाल देता हूँ, कर लेना ज़रूर से बच्चों उनको, ठीक है। वैसे मैंने रेंज सारी कवर कर दी है, सब कुछ बता दिया है, क्वेश्चन का टाइप ही बचा है सिर्फ, ठीक है। जैसे कोलरास लॉ का क्वेश्चन चल रहा था, उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकलता है, Ka भी निकलता है, तो उसका न्यूमेरिकल छूट गया, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में मेरे पास एक सिल्वर का क्वेश्चन है, कितना सिल्वर डिपॉजिट हो गया, वो मैंने छोड़ दिया। एक और है 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, आपको एनसीईआरटी में 3 सेल कनेक्टेड इन सीरीज वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है बच्चों, ठीक है।